कंपटीशन आपके वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज का जो टॉपिक है GS 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस क्वेश्चन को लगातार कई वर्षों में पूछा गया है। चंपारण सत्याग्रह और उसके क्या परिणाम हुए और किस प्रकार से यह एक निर्णायक बिंदु था राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का, तो इसको लेकर के कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से आप कवर कर लें। और आप लोग को बता दें स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कोर्स को बाय नहीं किए हैं, अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, तो जल्द से जल्द कोर्स को बाय कर लें। मात्र 1500 में आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा और आप इसको परचेज करने के लिए आप ऐप को जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसको डाउनलोड करें और उसको बाय कर लें, जिससे कि आपको PDF आपके पास मिल जाएगा, जिससे आप पढ़ करके आसानी से कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और ये 1500 रुपया आपके लिए हो सकता है BPSC के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि भूमिका यहाँ पे निभा सकता है, क्योंकि आप अगर इसको लिखते हैं तो उसमें आपका टाइम जाता है और आपके पास टाइम का भी बहुत जो है सीमा है, लिमिट है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह आप देखेंगे कि गांधी युग का प्रारंभ का एक निर्णायक पॉइंट्स है, एक कह सकते हैं कि युग विभाजक महत्व है, क्योंकि यहीं के बाद जो है राष्ट्रीय आंदोलन में गति देखने को मिलता है। चंपारण सत्याग्रह इसे किसान आंदोलन है, किसानों के लिए लड़ा गया था। किसान जो नील खेती करते थे उनके लिए था, लेकिन इसने जो परिणाम दिया वो व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाया है। उसके संदर्भ में हम लोग ये देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले भूमिका में हम क्या लिखेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग जब भी आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें भूमिका देते हैं। तो भूमिका एकदम सिंपल शब्दों में जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप लिखेंगे। अब देखिए, चंपारण सत्याग्रह, ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषणकारी नीतियों के कारण समय समय पर अनेक आंदोलन हुए। इसी संदर्भ में 1917 का चंपारण सत्याग्रह किसानों के द्वारा और गांधी जी के नेतृत्व में भी लिख सकते हैं, एक प्रथम आंदोलन था। किसानों का अगर आंदोलन देखेंगे तो यह प्रथम आंदोलन आधुनिक युग में दिखेगा, जिसको कि नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी यहाँ पे आए थे और गांधी जी के माध्यम से यह आंदोलन किसानों के द्वारा अंग्रेजी सरकार के विरोध में हुआ था। इस आंदोलन का प्रमुख कारण अंग्रेजों के द्वारा भारत को अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग करना था। भारत में अंग्रेज क्या करते थे, वाणिज्यिक खेती करवाते थे, जिससे उनका उद्योग धंधा चले, और इसी से प्रेरित होकर के वो क्या करते थे, यहाँ पे नील की खेती करवाते थे। यानी यह कृषि की वाणिज्यिकीकरण की प्रक्रिया अपनाई अंग्रेजों ने, और जिसके तहत भारत के किसानों को जबरदस्ती क्या किया गया, व्यवसायिक फसलों के उत्पादन पे जोर करवाया गया, या यहाँ पे वाणिज्यिक खेती करवाया गया या व्यवसायिक खेती करवाया गया। तो उसमें आप बोल सकते हैं, जैसे वाणिज्यिक खेती में ऐसे नील तो है ही, साथ साथ कपास की खेती हो गई, या आपका तंबाकू का खेती हो गया, या अफीम का खेती हो गया, जूट की खेती हो गई। तो इस तरीका से कृषि में जो है ये सब पे विशेष फोकस उन्होंने किया अंग्रेजों ने, चूंकि उनको उद्योग के लिए क्या चाहिए था, उद्योग के लिए कच्चे माल चाहिए था। और चूंकि उस समय कपड़े का जो कलर होता था नील के माध्यम से ही होता था, इसलिए अमेरिकी क्रांति जब हो जाती है, अमेरिका जब अंग्रेजों के हाथ से निकल जाता है, तो वो भारत में ही वाणिज्यिक खेती का पूरा प्रयास करते हैं अंग्रेज, और यहाँ पे विभिन्न वाणिज्यिक व्यावसायिक फसलों के माध्यम से वो यहाँ पर खेती करवाते हैं। और इसी संदर्भ में जो है आपको किसान आंदोलन देखने को मिलेगा। चंपारण के संदर्भ में यहाँ के किसानों के साथ अंग्रेज बागान मालिक जो थे वो अनुबंध कर अपने भूमि का 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य कर दिया था। यानी अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है, यानी 20 कट्ठे का प्लॉट को 1 बीघा बोलते हैं, उसमें आपको 3 कट्ठा क्या करना है कि एकदम नेसेसरी रूप से आपको क्या करना होगा, नील की खेती करना होगा। लेकिन नील की खेती के दुष्परिणाम क्या होते थे कि वहां की मिट्टी जमीन बंजर हो जाती थी, फसल चक्र नष्ट हो जाता था, और इसे अंग्रेज औने पौने दाम में, सस्ते दामों में खरीद लेते थे, क्योंकि यह नील के एकमात्र खरीदार अंग्रेज ही थे। भारतीय लोग को नील उतनी आवश्यकता थी नहीं, तो यहां पे अंग्रेज इसका फायदा उठाते थे। अब देखिए,
इसका विशेष करके यूज कपड़ा उद्योग के रंगाई के कार्य में होता था। लेकिन क्या होगा आगे चल करके 20वीं सदी में क्या होगा कि नील के स्थान पर कृत्रिम रंग जो रासायनिक रंग है वो खोज लिए गए। अब नील की खेती अप्रासंगिक होने लगी। चंपारण क्षेत्र में भी बागान मालिक और किसान नील की खेती बंद करना चाहते थे, क्योंकि अब नील का खपत उतना ज्यादा था नहीं, बिक्री था नहीं, चूंकि रासायनिक कलर की खोज हो गई थी। लेकिन बागान मालिक को जब यह किसान बोलते थे कि नील की खेती बंद करवाइए, तो वो बोलते हाँ बंद करवाएंगे, लेकिन आपको टैक्स बढ़ा देंगे, टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन बागान मालिक यहाँ नीलहा जमींदारों द्वारा नए प्रकार का शोषण आरंभ कर दिया गया। जो वहां पे जमींदार थे, नीलहा जमींदार जो नील की खेती करवाते थे, वो अब दूसरे तरीका से यहाँ शोषण करने लगे। किसानों को नील की खेती से नए प्रकार का अनुबंध दबाव डाला गया, जिस अनुबंध में करों की दर की संख्या वृद्धि कर दी गई। यानी अगर आपको नील की खेती नहीं करना है तो आपको टैक्स ज्यादा देना होगा, कर देना होगा, जिससे किसानों की स्थिति में क्या हुई, निरंतर स्थिति खराब होती चली गई या दयनीय स्थिति आ गई। अब देखिए फिर इसी को लेकर के अब सत्याग्रह होगा, चंपारण सत्याग्रह। तो अब इसके चंपारण सत्याग्रह के आरंभ और विकास के बारे में क्या लिखेंगे। देखिए सबसे पहले की घटना 1916 में जब कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी पहुंचते हैं, लखनऊ अधिवेशन में। इसी दरमियान बिहार के एक ब्रज किशोर प्रसाद थे, नेता थे, वो जब पहुंचते हैं तो वो चंपारण के किसानों की समस्याओं के बारे में वहां पे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। और इसी अधिवेशन में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों से प्रभावित होकर चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल भी गांधी जी से मुलाकात करते हैं। तो ये क्वेश्चन प्री में भी कई बार पूछा गया। तो राजकुमार शुक्ल कहाँ मिलते हैं, तो लखनऊ अधिवेशन में। और उन्होंने शुक्ल ने ही गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया और उन्हें चंपारण आने का अनुरोध किया, जिसे गांधी जी स्वीकार कर लिए। और गांधी जी को भी कहीं से स्टार्ट करना था और उन्होंने भारत के बिहार से ही स्टार्ट किया। और गांधी जी कलकत्ता होते हुए बिहार पहुंचे। अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में सर्वप्रथम कहां पहुंचे, पटना में। किस रास्ते से, तो कलकत्ता होते हुए आए थे। प्रारंभिक स्तर पर गांधी जी संबंधित व्यक्तियों से विचार विमर्श किया, किसान शोषण की समस्या के हल का प्रयास करते हैं। इसी प्रक्रिया में 1 अप्रैल 1917 को गांधी बिहार के प्लांटर एसोसिएशन के मंत्री जे.एम. विल्सन से मिलते हैं, पर विल्सन द्वारा किसी प्रकार की सहायता से इनकार कर दिया गया। विल्सन ने साफ मना कर दिया, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ कि गांधी जी तत्पश्चात तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर मेगर्ड से मिलते हैं, पर इसने भी क्या किया, जांच का आश्वासन नहीं दिया। तो फिर आगे देखिए गांधी जी क्या करेंगे। प्रारंभिक प्रयासों के बाद गांधी जी को लगा कि ये लोग बात नहीं है, फिर ये कहां पहुंचे, मोतिहारी पहुंचे। लेकिन गांधी जी शुरुआत में गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश मिला, किंतु गांधी जी गए नहीं और बाद में चंपारण के गांव में जाने की छूट दे दी गई। जब अंग्रेजों को लगा, चूंकि देखिए अंग्रेज, अब देखिए यहां दूसरे रीजन से भी देखिए कि चूंकि 1917 के समय में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेज को भारतीय सेनाओं की आवश्यकता थी और अंग्रेज की हार हो रही थी वहां प्रथम विश्व युद्ध में, तो वो कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाह रहे थे जिससे कि आक्रोशित जनता आक्रोशित हो और सेना को पहुंच में उनकी कठिनाई हो। इसीलिए वो अब क्या थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव यहाँ पे करते हैं। इसी दौरान गांधी जी को कई सहयोगी का साथ भी मिला जो आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण नेता बनकर उभरते हैं, जैसे ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरसिंह पारिक, अनुग्रह नारायण सिंह जैसे बिहार के जो प्रमुख नेता से इनका मिलान वहीं पे हुआ, चंपारण सत्याग्रह मोतिहारी के दौरान और जे.बी. कृपलानी। अब आ जाइए, ये सबसे पहले जाते हैं प्लांटर्स एसोसिएशन चंपारण के गांव में किए जा रहे गांधी जी की गतिविधियों का विरोध करता है। यह जमींदारों का एसोसिएशन था, इसलिए गांधी जी का विरोध करता है। परिणामतः तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इस स्थिति में तत्कालीन उपराज्यपाल जो रहते हैं एडवर्ड गेट, उन्होंने स्थिति को समन करने के लिए रचनात्मक पहल करते हैं और किसानों पर लगाए जा रहे करों की जांच के लिए एक समिति का गठन की बात रखते हैं कि एक ऐसा किया जाए कि एक समिति गठित किया जाए, अगर वह रिपोर्ट दे देता है किसानों के हित में तो किसानों की टैक्स माफ कर दिया जाए या कम कर दिया जाए। गांधी जी मान जाते हैं और वहां पे चंपारण कृषि समिति के नाम से एक समिति का गठन हुआ, चंपारण एग्रेरियन कमेटी के नाम से, और इसके अध्यक्ष F.G. सलाई थे
और इसमें 5 लोगों का एक टीम था जिसमें गांधी जी भी थे। 4 अक्टूबर 1917 को यह जांच समिति ने अपना सिफारिश रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसकी बात निम्न है। बढ़े हुए लगान का 1/4वां भाग छोड़ दिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि जितने भी लगान या कर बढ़े थे उसका 1/4 यानी 25% भाग छूट कर दिया गया, कम कर दिया गया। दूसरा, जो राशि नगद के रूप में ली जा चुकी थी उसको रिटर्न करने की बात की गई। 25% राशि को रिटर्न कर दिया गया किसानों को, और 3 कठिया पद्धति पूरी तरीका से बैन कर दी गई, उस एरिया में समाप्त कर दिया गया। तो ये था इसका परिणाम, और इस प्रकार हम पाते हैं कि चंपारण सत्याग्रह अपने विभिन्न स्तर जैसे उद्देश्य, नेतृत्व, संगठन, विचारधारा, कार्यक्रम, जनसहभागिता, उपलब्धियों में सफल रहा था। यह आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन में उत्प्रेरक की भूमिका निभाया। क्योंकि पहली बार अंग्रेज भारतीयों के सामने झुके थे। अब अंग्रेजों के अजय होने का सिद्धांत जो पहले से लोगों के मन में था कि अंग्रेज अजय हैं, उनको कोई नहीं हरा सकता, वो किसी के बात को नहीं मान सकता, ऐसी अवधारणा खत्म हुई और जन सहभागिता बड़े स्तर पे यहाँ पर देखने को मिलने लगा। लोग राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट करने लगे, और आप देखेंगे आगे आंदोलन में जैसे असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे जो भी आंदोलन हो, उसमें लोगों ने निर्भय होकर के यहाँ पे पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। लोगों का विश्वास गांधी जी में बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि पहला व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों को झुका दिया था। तो ये सब आप परिणाम के स्तर पर लिख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ऐप का, उसको डाउनलोड करें, और मात्र 1500 में सारा पीडीएफ वीडियो लेक्चर्स DI, GS1, GS2 विद कंप्लीट कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।